हेलो गाइस, दिशा के 22वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है। अपन एक टॉपिक कर चुके थे जिसका नाम था पुरातात्विक स्थल और सभ्यताएं। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत और जनपद और प्राचीन नामों के बारे में अपन बात करेंगे। तो पहला सवाल आ जाता है कि अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, तो नाम उसका आएगा गोसुंडी अभिलेख। कौन सा आएगा गाइज? गोसुंडी अभिलेख। और बात करते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। तो देखो, कभी कभार पूछ लेता है कि गोसुंडी शिलालेख है वो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इस लेख व प्रभाव के अंदर से बात करें तो इसकी भाषा संस्कृत और लिपि है वो ब्राह्मी है जाती है। गोसुंडी का शिलालेख सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया था। यह राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख माना जाता है। इस लेख का महत्व द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन आदि से संबंधित बताया जाता है। आगे बात करते हैं, गोसुंडी शिलालेख स्थित है। तो गोसुंडी का जो शिलालेख है वो चित्तौड़गढ़ में है गाइज, अभी अपन पढ़ कर आए थे। नेक्स्ट आता है कि गोसुंडी अभिलेख खालिस्तान भाषा में लिखे गए थे। तो अभी मैं पहले पढ़ कर आया हूँ जिसका नाम था संस्कृत भाषा थी गाइज। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी थी। आगे बात करें तो राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? अभी अपन पढ़ कर आए हैं, नाम आता है गोसुंडी। गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? तो ये ब्राह्मी लिपि के अंदर से लिखा गया है। ठीक है, लिपि ब्राह्मी है, भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कौन सा आ जाता है गाइज? देखो, इन चारों ऑप्शनों के बारे में बात करें तो इसका जो सही आंसर रहेगा, नाम याद रखना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसको 1460 के अंदर से लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1460 में। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गाइज कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना है वो कवि अत्रि और महेश ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, देखो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख है वो 3 दिसंबर 1460 विक्रम संवत के बारे में बात करें तो 1517 में प्रस्तुत प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ में लिखा गया था गाइस। ठीक है, इसमें से 3 से 8 श्लोक तक में बाण बापा का वर्णन देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं, निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश हैं? अभी अपन पढ़ कर आए थे जिसका नाम था कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि चिरवा शिलालेख के बारे में सही है। तो चिरवा के बारे में बात करें ना तो गाइज कौन कौन से अपने को सही हैं उनके बारे में बात करना है। पहला, यह 1273 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। ठीक बात है। दूसरा बात करें तो यहाँ पर आ जाता है रतन पर्व सूरी और इसके प्रशस्तिकार थे, ये भी ठीक है। तीसरा बात करते हैं, इसके शिल्पी देहलन थे। ठीक है, और चौथा बात करें तो अग्नि कुंडल से उत्पन्न राजपूतों की उत्पत्ति का उल्लेख इसके अंदर से मिलता है। ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज। नेक्स्ट आता है कि चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? तो कौन करता है? ये मेवाड़ के गोहिल शासकों के बारे में बताता है चिरवा का शिलालेख। नेक्स्ट आता है कि 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य की रचना के रचयिता हैं। तो इनके रचयिता माने जाते हैं रणछोड़ भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस शिलालेख या फिर प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? तो किस में है गाइज? याद रखना, राजसीय प्रशस्ति के अंदर से मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन देखने को मिल जाता है। राज प्रशस्ति का काल इसने पूछा है, तो राज प्रशस्ति का जो काल माना जाता है 1676 में माना जाता है। नेक्स्ट आता है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो इसमें से बिजोलिया शिलालेख के अंदर से कहा गया है। आगे बात करते हैं, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्व साधन है? तो इसका सही आंसर आएगा चौहान वंश के बारे में बताता है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया अभिलेख का काल पूछा है इसने। बिजोलिया अभिलेख का जो काल माना जाता है वो 1170 ईस्वी माना जाता है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है? तो बिजोलिया शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो सांबर झील का जो निर्माण है वासुदेव के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो किस में है गाइज? ये सभी का सभी बिजोलिया शिलालेख में आपको देखने को मिल जाता है। ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर का आधुनिक पहचान है, तो आधुनिक पहचान आ जाता है जबालीपुर, जालोर को कहा जाता है। ये प्राचीन नाम था जालोर का। नेक्स्ट बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो बिजोलिया शिलालेख है, ये याद रखना, सोमेश्वर चौहान वंश का माना जाता है। नेक्स्ट आता है कि प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? दोबारा से क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखना जाबालीपुर नाम आ जाता है। आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? तो आबू के अभिलेख का जो लेखक है वो नाम आता है शुभचंद्र। कौन आएंगे गाइज? शुभचंद्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सुरथोत्सव के लेखक हैं, तो नाम याद रखना सोमेश्वर। कौन है? सोमेश्वर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रायसिंह प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो रायसिंह प्रशस्ति का जो संबंध है वो बीकानेर के शासकों से माना जाता है। रायसिंह प्रशस्ति बीकानेर के अंदर से 1594 ईस्वी का लेख महाराजा रायसिंह ने बीकानेर दुर्ग का निर्माण काल के समय होने के अवसर पर लगाया था। बीकानेर के दुर्ग में एक द्वार को पार्श्व में लगी हुई इस प्रशस्ति के रचयिता के बारे में बात करें तो जेता, जयिता और जदुता के नाम से ज्ञात होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो मंडोर के अंदर से बात करें तो घटियाला अभिलेख है, उससे पता चलता है। घटियाला के शिलालेख बात करें तो 861 ईस्वी या फिर विक्रम संवत के बारे में बात करें तो 918 में ये लेख जोधपुर के पास घटियाला में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इनमें प्रतिहार नरेश कक्कुक का यशोगान बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो घटियाला जो शिलालेख है वो उसकी भाषा संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक की अबीरों का पर विजय का दावा करता है वो कौन आता है? घटियाला अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह आ जाता है प्रतिहार कक्कुक से संबंधित माना जाता है। घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश का जानकारी प्राप्त होती है? तो याद रखना यह मंडोर प्रतिहारों के बारे में बताता है। घटियाला अभिलेख से संबंधित कथनों में असत्य है तो इनके बारे में पूछा गया, असत्य कथनों के बारे में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। इसमें लिखा गया है कि अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र और उसके वंशों का विवरण मिलता है। ठीक बात है। असत्य कथन पूछा गया, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लेना कि क्या है असत्य कथन। दूसरा बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन आता है कि अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी को मंडोर से स्थानांतरित करने का विवरण है। ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बड़वा ग्राम कहाँ पर है? कोटा से कितनी मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना यहाँ से 3 प्राप्त हुए हैं। ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं अपन। तो बड़वा यूप अभिलेख सन 181 ईस्वी या फिर 12 जिले के पूर्व कोटा में स्थित अंता तहसील का बड़वा गांव में विक्रम संवत 238 या फिर इसको बोल सकते हो कृत संवत 295 के बारे में बताया गया है। इसमें से 3 यूप लेख मिले हैं। इसमें से मोखरी वंशज के शासकों का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंशज या फिर गण से संबंधित है? तो मोखरी संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। तो नाम याद रखना बरनाला अभिलेख है, उससे पता चलता है। बरनाला अभिलेख जयपुर के अंदर से है। 278 ईस्वी के अंत में विष्णु भगवान की वंदना की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता नाम याद रखना कवि महेश भट्ट है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1488 ईस्वी का लेख है तो कहाँ पर माना जाता है? महेश्वर। नेक्स्ट बात करते हैं बरली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है? तो बरली का जो शिलालेख है ये अजमेर में है गाइज। कहीं कहीं आपको बरली की जगह बडली भी देखने को मिल जाता है। ठीक है। ये 443 ईसा पूर्व केकड़ी जिला के अंदर से पूर्व अजमेर का जिला के अंदर से बिनाई तहसील में स्थित है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। बडली के पास
बिलोट माता के मंदिर में इसे प्राप्त किया गया था। बड़ली का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कौन सी में है इसकी लिपि? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। वर्तमान में ये अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट बात कर ले हैं, बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया था, तो याद रखना इसको ब्राह्मी या फिर पांडुलिपि में उत्कीर्ण किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? तो मंडोर शिलालेख के अंदर से प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र के उद्भूत हुआ कहा गया है? तो नाम याद रखना, ग्वालियर अभिलेख में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो देखो, पहला तो आ जाता है पूर्व के ताम्रपत्र, दूसरा आ जाता है चोखली के ताम्रपत्र। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, पूर्व के ताम्रपत्र में जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किसानों से वसूल की जाने वाली विधिवत लाग बागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? तो याद रखना, चिखली ताम्रपत्र 1483 से प्राप्त होता है। चिखली ताम्रपत्र बात करें तो इसमें से किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख किससे मिलता है? तो हर्ष पर्वत शिलालेख से मिलता है। ठीक है, हर्षनाथ की प्रशस्ति सिक्करों के मंदिर में प्रस्थित है यहाँ पर, और ये 973 ईस्वी या फिर विक्रम संवत के बारे में बात करें तो 1030 विक्रम संवत का बताया जाता है। ठीक है, इसमें हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्लठ द्वारा किए जाने का वर्णन भी मिलता है। इसमें चौहानों का वंशक्रम और उसकी उपलब्धियां, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व का रूप का उल्लेख भी मिलता है। यह चौहान शासक विग्रह राज के समय की है, याद रखना, और इसमें वागड़ को वारगढ़ कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, मारणाकुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख ग्राम कौन सा है? तो नाम याद रखना, नाम आ जाता है इसका पदराड़ा से। नेक्स्ट बात करते हैं, अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए और इनको आरोही क्रम में जमाना है। तो इनके कालक्रम के अनुसार अगर इनको सेट करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आता है गोसुंडी का अभिलेख। दूसरा बात करते हैं तो गाया जाता है बचकुला। तीसरा बात करते हैं तो आ जाता है बिजोलिया, और चौथा बात करते हैं तो कौन सा जाता है? नेमिनाथ। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड। नेक्स्ट आता है कि रसिया की छत्री अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है, तो ये कहाँ पर है? नरवर्मा गुहिल में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो नाम याद रखना, मानमोरी है जो, उससे पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध चित्तौड़गढ़ से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि शिलालेख प्रशस्ति और उनके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? इसके 4 ऑप्शनों के बारे में बात करते हैं। 4 ऑप्शन ये रहे, देखो गाइज। पहला आ जाता है अश्लेश्वर शिलालेख 1285, बिजोलिया शिलालेख 1170, चिरवा शिलालेख 987 और कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वो 1460 आ जाता है। तो सबसे पहले बात करें तो अचलेश्वर शिलालेख है, ये इसको पहला नंबर दिया जाता है। दूसरा बात करें बिजोलिया वाला, ये आ जाता है, और चौथा बात करें तो कुंभलगढ़ वाला, ये सही क्रम इसका आ जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो ये मेवाड़ से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? तो ये बीकानेर में प्रचलित माना जाता है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो नाम याद रखना, दामोदर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से किस क्षेत्र में पंचमारक सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये राजस्थान में प्राप्त हुए हैं पंचमारक सिक्कों के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्राचीनतम पंचमारक सिक्का का समय क्या था? तो इसके समय के बारे में बात करें तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व माना जाता है। डोडिया क्या है? डोडिया बात करें तो एक ये सिक्का है जो जैसलमेर राज्य का प्राचीनतम सिक्का माना जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो गदिया सिक्के किस राज्य से संबंधित हैं? बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस, याद रखना। गदिया सिक्के हैं, ये उदयपुर रियासत से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं
मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है। तो मेवाड़ राज्य का जो सिक्का है वो कौन कौन सा नहीं है, देखो रामशाही, रावशाही और डोडिया सिक्के, ये तीनों ही नहीं है। ठीक है, तो बात करें तो ये कहाँ पर थे, देखो मेवाड़ के सिक्कों के बारे में बात करें तो चित्तौड़ी, डींगला, त्रिशूलिया, बिलाड़ी, उदयपुरी, मुगली सिक्का, एलची, चांदोड़ी, स्वरूप शाही, फतेह शाही, भोपाल शाही और शाह आलमी, ये थे मेवाड़ के सिक्के। झाड़ शाही सिक्के कौन सी रियासत से प्रचलित हैं, तो झाड़ शाही सिक्के हैं ये जयपुर से संबंधित माने जाते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मुगल शासकों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछुआ शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते थे। तो नाम याद रखना, उनको झाड़ शाही सिक्के कहते थे, अपन पहले पढ़ कर आए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं और जारीकर्ता सम्मिलित नहीं है। तो देखो झाड़ शाही जयपुर राज्य से है, ठीक बात है। दूसरा जाता है विष्णुक शाही, जिसमें चाहमान वंश के द्वारा चलाया गया था। एक और नाम आ जाता है विजय शाही, बीकानेर राज्य के द्वारा चलाया गया था। ये वाला ऑप्शन गलत आएगा। ठीक है, तो ये विजय शाही सिक्का है, ये जोधपुर के अंदर चलाया जाता था। ये विजय सिंह के द्वारा 1752 से लेकर 1793 के मध्य चलाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं और रियासतें सम्मिलित नहीं है। तो देखो पहला जाता है अक्षय शाही जैसलमेर का, ठीक बात है। दूसरा झाड़ शाही जयपुर का, ठीक है। विजय शाही बीकानेर, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद रखना ये जोधपुर का है। नेक्स्ट बात करते हैं, लिलूलिया और लल्लू शाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था। तो यह याद रखना सोजत पाली केंद्र से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राव शाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है। तो राव शाही सिक्कों का जो संबंध है वो अलवर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्य विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था, और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था। तो इसे था बीकानेर का गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं, ढींगला, भिंडरिया और नाथ द्वारिया ये हैं। तो इनके बारे में बात करें तो ये मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था। तो ये कुचामन में बनता था गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया था। तो ये अकबर के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के जलवाए थे। तो नाम याद रखना सोमल देवी के द्वारा चलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है। तो ये अजमेर से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है। तो याद रखना ये जयपुर से संबंधित मिलता है। तो अपना सेकंड वाला जो टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आता है तीसरा, जिसका नाम था जनपद और प्राचीन नाम। इसके अंदर से एक न एक सवाल हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। पहला सवाल बात करते हैं कि प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था। तो ये जयपुर के आसपास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है। तो मत्स्य का जो सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिल जाता है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था। तो महाजनपद के बारे में बात करें तो मत्स्य था। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो मत्स्य जो जनपद की राजधानी थी बेराट। प्राचीन भारत में विराट नगर किस जनपद की राजधानी हुआ करती थी। तो देखो पहला आता जाता है मत्स्य जनपद, दूसरा जाता है राज्य जनपद, और दो और बात कर एक और आता है साल्व जनपद और एक आता है सिवी जनपद। तो उसका जो सही आंसर रहेगा वो मत्स्य जनपद रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्राचीन नाम में असुमिलित जोड़े को छांटिए। गंगानगर, योद्धे, जालोर, स्वर्णगिरी, भरतपुर, विराट और उदयपुर आ जाता है सिवी। इसके अंदर से जो भरतपुर है ये विराट माना जाता है, पर ये असुमिलित है। तो विराट वाला जो क्षेत्र था वो अलवर वाला, और अलवर के आसपास का जो क्षेत्र है कोटपुतली हो गया, विराटनगर, उस वाले क्षेत्र को माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूरसेन जनपद की राजधानी थी। तो सूरसेन जनपद की जो राजधानी थी वो मथुरा थी गाइज। आगे बात करें तो सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग माना जाता है। तो इसके अंदर से धौलपुर हो गया, करौली हो गया, भरतपुर हो गया, इस क्षेत्र को माना जाता है। सिवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम स्रोत है। तो इसके अंदर से सिक्के हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं,
चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को खालिस्तान के जनपद के रूप में जाना जाता है, तो इसको कहते हैं अपने सीवी जनपद के नाम से। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि उदयपुर का पुरातन नाम था, तो उदयपुर का जो पुरातन नाम था वो सीवी माना जाता है। ठीक है। अगर देखो सीवी जनपद का जो भूभाग आता है तो उदयपुर, सलूमगढ़, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र की आ जाता है। इसके अंदर से मध्य में का इसकी राजधानी थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के आसपास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सीवी जनपद से संबंधित है, तो प्राचीन नगरी से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सीवी जनपद की राजधानी थी, तो सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो मध्यमिका थी। नेक्स्ट आता है, निम्न प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो नहर के अवशेष हैं वो याद रखना नगरी से मिले हैं। एक नगरी सभ्यता भी है, याद रखना। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, उसका नाम याद रखना मध्यमिका है। नेक्स्ट आता है कि अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से थे, तो याद रखना अलवर भरतपुर प्रांत माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में से कौन सा जनपद सफल रहा था, तो इसमें से योध्या जनपद रहा था। योध्या जनपद के अंदर से बात करें तो राजस्थान के उत्तरी भाग में गंगानगर हो गया, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और बीकानेर का कुछ भाग शामिल आ जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, राजस्थान के किस भाग में योध्या नामक गणतंत्रीय कबीले का शासक रहा है, तो याद रखना राजस्थान का जो उत्तरी भाग है जिसके अंदर से गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर का कुछ भाग है, उस क्षेत्र को अपन योध्या नामक क्षेत्र से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योध्या प्रदेश कहा था, तो योध्या प्रदेश के बारे में बात करें तो गंगानगर को कहा था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो योध्या के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आता है कि प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था, तो बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे, तो देखो बीकानेर और जोधपुर का जो हिस्सा है उसको जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है, तो ये नागौर को कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं, ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है, तो ढूंढाड़ जयपुर को कहा जाता है। ढूंढाड़ के बारे में बात करें तो ढूंढाड़ के अंदर से जयपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा, उत्तरी टोंक क्षेत्र शामिल था। 1727 तक आमेर व 1727 ईस्वी में जयपुर इसकी राजधानी रही थी। ठीक है। और इसका राजवंश कछवा कहलाता है। 1817 में लॉर्ड हैंगिस्टन ने जयपुर से टोंक का क्षेत्र लेकर अमीर खान पठान की नवाबी यहाँ पर स्थापित कर दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है, तो जयपुर शहर है ये ढूंढाड़ में शामिल आ जाता है। प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बू रण कहलाता है, तो जम्बू रण के बारे में बात करें तो याद आता है केशवराय पाटन। केशवराय पाटन कहाँ पर है, झालावाड़ वाली तरफ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है, तो इसको याद रखना केशवराय पाटन। राजस्थान का उत्तर तोतांद्री कहलाता है, तो तोतांद्री के अंदर बात करें तो गलता कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बरसा वाड़ा प्राचीन नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले में का भाग है, तो ये अजमेर का है। कौन सा यहाँ पर लिखा गया है, कौन सा प्राचीन अचल वर्तमान जिले का जिला सुमेलित नहीं है, तो देखो सीवी जनपद है ये जोधपुर को, चित्तौड़गढ़ में, जांगल प्रदेश बीकानेर में, सपादलक्स सीकर झुंझुनू में, और ये अबूड है ये सिरोही के अंदर से माना जाता है। तो सपादलक्स है ये थोड़ा सा अलग माना जाता है। सपादलक्स वाला जो क्षेत्र है ना गाइज, वो जोधपुर, बीकानेर और नागौर वाला क्षेत्र माना जाता है। सीकर वाला है इसको शेखावटी कहते हैं, सीकर और झुंझुनू वाला। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, श्रवणशाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम था, तो नाम याद रखना सिरोही। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा युगम सही नहीं है, तो कौन सा युगम, देखो सीवी जनपद आ गया, जांगल प्रदेश बीकानेर, मत्स्य देश है वो अलवर भरतपुर आ जाता है, अबूर देश है वो जालोर आ जाता है, तो अबूर देश वाला है ये जालोर नहीं है गाइज। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा युगम प्राचीन अचल आधुनिक जिला जैसे सुमेलित नहीं है, उनके बारे में बात करें तो अबूर देश है वो सिरोही आ जाता है। दूसरा सीवी
चित्तौड़गढ़ उदयपुर वाला क्षेत्र, सपादलक अजमेर नागौर, वागड़ सीकर झुंझुनू वाला जाता है। ये वागड़ वाला क्षेत्र ना ये गलत आ जाता है। वागड़ किसको कहेंगे अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम माना जाता है, जबकि सीकर वाला जो क्षेत्र है, सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र है, उसको शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से अपना पार्ट 2 के अंदर से देखो पुरातात्विक स्रोत और जनपद का जो प्राचीन नाम है वो कंप्लीट हो जाते हैं गाइज। नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको कंटिन्यू क्लासेज मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास, जिसके अंदर से राजवंश देखेंगे, गुर्जर वंश देखेंगे, चौहान वंश, मेवाड़, कछवा, राठौड़ और अन्य जो राजवंश हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।